हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे टू एवरीवन। सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लवली विशेस। थैंक यू, रियली थैंक यू। और थैंक यू ऑल फॉर योर लवली विशेस। थैंक यू। तो थैंक यू, एंड आई रियली थैंक यू ऑल फॉर योर लवली विशेस। हैप्पी बर्थडे, अरे वाह, धन्यवाद। और आपके बहुत सारे प्यार, बहुत सारे आदर सम्मान जिसे कहना चाहिए, बहुत सारी कविताएं और बहुत सारी शेरो शायरी मुझे मिली है। एंड डेफिनेटली मैं अभी वो सारा तो नहीं पढ़ पाया हूँ, धीरे धीरे करके पढ़ रहा हूँ। और कुछ भी अच्छी चीज़ें होंगी तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। और मैं जान, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात यह है कि हमने पिछले टर्न पर एस्टिमेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा था। वो डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल लगा होगा, मैं जानता हूं, है ना, सच्ची बात बोल रहा हूं ना मैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का एस्टिमेशन थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा। हाँ सर, थोड़ा तो मुश्किल लगा है क्योंकि उसमें वो फंक्शन छोटा बड़ा हमें लेना नहीं आ रहा। हाँ यार, ये सभी के साथ दिक्कत होती है, सिर्फ आपके साथ नहीं। ठीक है, लेकिन आई अश्योर यू कि मैं तुम्हें इतनी सारी प्रैक्टिस इसकी करा दूंगा, इतने क्वेश्चंस करने को दे दूंगा जितना आज तक मेरे ख्याल से इंडिया में भी कोई नहीं कर रहा होगा। इतने क्वेश्चन करा देंगे तुमको, करने को दे देंगे, तुम्हारे हाथों से करवा देंगे। लेकिन आज नहीं, कल। क्योंकि आज इसके तुरंत बाद मुझे मेरी एक और बैच में कहना चाहिए एक लॉन्चिंग है बैच की, तो उस कारण से थोड़ा आज मुझे समय नहीं मिला। इसीलिए मैं आज पहली बार, आपने देखा होगा इतने समय से आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द क्लास हैज बीन सो लेट, है ना। तो आज पहली बार ऐसा हुआ है। तो आज तो नहीं दूंगा, डेफिनेटली कल थोड़ा और अनुसंधान करूंगा और कल आपको और प्रॉब्लम्स दे दूंगा एस्टिमेशन के ऊपर करने के लिए। तो आश्वस्त रहें, इससे डरे नहीं, ये नहीं सोचें कि हाय राम कैसे होगा। ठीक है, ये मत सोचें, आई एम विद यू। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। हाँ, शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। और आज होगी सबसे शॉर्टेस्ट क्लास। टुडे वी विल हैव द शॉर्टेस्ट क्लास, क्योंकि इसके बाद हमारे सबके चहीते आरजे सर वेट कर रहे होंगे क्लास के लिए। सो आई विल हैव टू लीव एट एग्जैक्ट 6। यस, तो आज तो तुम बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे भाई। ठीक है, हाँ आज तो बहुत खुश होंगे। तो आज जो हम करेंगे वो है सम इंपॉर्टेंट कर्व्स और इंट्रोडक्शन टू एरिया अंडर द कर्व। देखते हैं भाई ये इंट्रोडक्शन कर भी पाते हैं या नहीं। होमवर्क डिस्कशन में सबसे पहला सवाल जो डाउट रहा होगा वो कौन सा है भाई, जल्दी से बता दो, कौन सा सवाल बताना है। होमवर्क डिस्कशन में कौन सा सवाल बताना है, जल्दी से बताओ। हाँ जल्दी से बताओ, कोई डाउट। हाँ बोलो बोलो। कह रहे 545, अभी छोड़ दूं 545। हाँ भाई, आज तो बहुत खुश होंगे तुम, आज तो पार्टी दोगे गले मिल मिल के। हाँ भाई बोलो। एडवांस वाला सवाल सबसे पहला, ये एडवांस वाला सवाल, यही डाउट रहा होगा डेफिनेटली। तो देखो, यहां पर x cos x dx 3/8, आप इंटरनेट पे जो भी सॉल्यूशन पढ़ोगे वहां पर ऐसे लिख रखा होगा कि cos x का एक्सपेंशन लिख दिया, फिर लिख दिया cos x हमेशा से बड़ा होगा 0 से 1 के बीच में। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो मैं थोड़ा सा अलग चलता हूं। हम कहते हैं भैया cos x किससे छोटा है, cos x 1 से छोटा है। सही बात है, cos x इज लेस देन इक्वल टू 1, सही बात, बिल्कुल सर। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं, cos x या cos, चलो cos t इज लेस देन इक्वल टू 1। cos t हमेशा 1 से छोटा रहता है। तो अगर मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दूं, 0 से x cos t dt इज लेस देन इक्वल टू 1 का इंटीग्रल dx 0 से t, 0 से x, 0 से x, 0 से x। जरा ध्यान से सुनना पहले, इसका इंटीग्रल क्या आ गया, साइन एक्स आ गया, 0 से साइन एक्स आ गया बस, है ना। और इसका आ गया x, साइन एक्स एक्स से छोटा होता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो यहां से ये भी प्रूव हो जाता है इंटीग्रेशन की मदद से कि साइन एक्स हमेशा x से छोटा होता है। साइन एक्स इज ऑलवेज लेस देन x फ्रॉम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ऐसा है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही। फिर अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, 0 से x साइन एक्स dx इज लेस देन इक्वल टू 0 से x x dx।
है ना, इसे इंटीग्रेट कर देता हूं। कल होमवर्क डिस्कशन, कल कल 10 बजे तक, टुमारो, टुडे, न्यू चैप्टर टुडे, नया पढ़ाओ। कह रहे कल कर दो डिस्कस, चलो कल कर देंगे, तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम्हारी जैसी इच्छा, तो कल कर देंगे डिस्कस। अगर आप कह रहे हो कल कर देंगे होमवर्क डिस्कशन, तो चलो शुरुआत फिर यहीं से करते हैं सीधा सीधा। एक छोटी सी बात और बता दूं जाने से पहले, एक छोटी सी बात और बता दूं, एस्टिमेशन में ही, एस्टिमेशन में मॉड का इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू, एस्टिमेशन में ही बता रहा हूं, होमवर्क कल डिस्कस कर देंगे, कुछ नया बताता हूं आज, होमवर्क कल डिस्कस कर देंगे, जैसा तुम्हें पसंद हो कल कर देंगे डिस्कस, ठीक है, कल कर देंगे, ठीक, हाँ कल मैं डिस्कस कर दूंगा होमवर्क। और एस्टिमेशन में एक और इंपॉर्टेंट बात बतानी है, इंटीग्रल ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रल ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स dx इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड, यानी कि इंटीग्रल का मॉड करा जाए दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड्यूलस। असल में ऐसा क्यों होता है, मेरे ख्याल से ये समझना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल गिव्स यू व्हाट, डेफिनेट इंटीग्रल गिव्स यू नॉट विंग्स, इट गिव्स यू द नेट एरिया, यस इट गिव्स यू द नेट एरिया। जैसे मान लो ये है बी है ना, हाँ ये बी है और ये है ए है, ये एरिया मान लो A1 है, ये एरिया A2 है, ये एरिया A3 है और ये एरिया A4 है, और यह वाला जो चिंदी सा एरिया है ये A5 है। तो यू कैन सी दैट वेरी वेल, इंटीग्रल A टू B fx dx, यह जो होगा इसका मॉड्यूलस वह बराबर होगा मॉड्यूलस ऑफ A1 माइनस A2 और प्लस A3 माइनस A4 और प्लस A5, यही होगा भाई। एंड दिस इज श्योरली लेस देन इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और प्लस A5, हाँ या ना, यस दिस विल बी श्योरली लेस देन इक्वल टू, यस और नो। और जैसे ही हमने ये लिखा, और जैसे ही हमने ये लिखा, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस केस में जो ग्राफ बनेगा मॉड का वो कैसे बनेगा, वो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये फिर ये फिर ये जो था ही है ना, सो इट वाज दिस, और फिर उसके बाद A3, ये A3, तो इट इज दिस, ये एरिया, ये A और ये B, और अब यह हो गया A1, ये A2, ये A3, ये A4 और ये वाला चिंदी एरिया A5। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स का, और वहां जो हमारे पास ग्राफ है वो है y इज इक्वल टू एफ एक्स का। यू कैन वेरी वेल सी कि ये वाला एरिया ये क्या है, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो अगर मॉड के बाहर इंटीग्रल लिखा है, अगर मॉड के बाहर इंटीग्रल लिखा है तो मॉड को कहां घुसा दो, मॉड को अंदर घुसा दो, इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम आती है, वैल्यू सेम आती है। जरा देख लो भाई एक बार, कुछ लैग आ गया होगा बीच में, तो आपने ये देखा कि यहां से यहां आप देख सकते हैं कि इंटीग्रल का वैल्यू ये बढ़ा गया, यानी हम कह सकते हैं इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स, अगर इस मॉड को मैं इंटीग्रल के अंदर पुश कर देता हूं तो यह वैल्यू हमेशा इससे छोटी होगी, ये वैल्यू बड़ी आ जाएगी, मॉड अंदर पुश कर देते हैं और ये। अच्छा कोई बता सकता है इक्वालिटी होल्ड कब करेगी, व्हेन विल द इक्वालिटी होल्ड, व्हेन विल इक्वालिटी होल्ड, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी बेटा, इक्वालिटी होल्ड करेगी, इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी होल्ड्स इफ, कब, इक्वालिटी होल्ड्स इफ f of x is greater than 0 for all x in a to b, है ना। अगर ये पॉजिटिव होता तब इक्वालिटी होल्ड कर जाती, बिल्कुल पॉजिटिव फंक्शन होता, बल्कि पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑन ए टू बी, तब ये इक्वालिटी होल्ड कर जाती, सही बात, बिल्कुल। अब जैसे यहां लिखा है प्रूव करिए कि ये हमेशा से छोटा है, तो क्या करें भाई, ये लिखा है मॉड 0 से 2 पाई
एफ एक्स साइन 2x dx। अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर मैं मॉड को इंटीग्रल में धकेल देता हूं अंदर, तो इंटीग्रल की वैल्यू इससे बड़ी आ जाती है, 0 से 2 पाई, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ एफ एक्स इंटू साइन 2x dx। यही होगा भाई। इसको लिख सकता हूं इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 2 पाई एफ एक्स का मॉड्यूलस इंटू साइन 2x का मॉड्यूलस dx। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? क्या ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? और अच्छा, एक चीज और बताओ, ये क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई? अब जरा ये बताओ कि एफ एक्स मॉड एफ एक्स इंटू साइन 2x का मॉड, यह पक्का छोटा होगा किससे? दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स इंटू 1। हाँ या ना? इंटू 1, क्योंकि साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू। तो दिस इंप्लाइज, अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं 0 से 2 पाई मॉड ऑफ एफ एक्स इंटू मॉड ऑफ साइन 2x dx इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 2 पाई मॉड ऑफ एफ एक्स dx। तो यहां से अगर मैं इन दोनों को, अब देखो जरा, a b से छोटा और b c से छोटा, तो क्या मैं यहां से कह दूं a इज लेस देन इक्वल टू c? यस, ऑफ कोर्स आई कैन से दैट। यस, ऑफ कोर्स आई कैन से दैट। हमेशा कह सकता हूं, ठीक है, हमेशा कह सकता हूं। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटीग्रल 0 से 2 पाई, इंटीग्रल 0 से 2 पाई मॉड ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स इंटू साइन 2x dx will be less than equal to integral 0 से 2 पाई mod of fx dx। I think this is easy। ये बात तो समझ में आ गई भाई? इज दिस क्लियर? ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, एक चीज और बताओ, यहां पर इक्वालिटी नेगेटिव के लिए भी होल्ड कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी? जल्दी से बताओ। हाँ, इक्वालिटी नेगेटिव के लिए भी होल्ड कर जाएगी। कई बच्चे ये ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं। और इफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, है ना, या तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 हो, उस केस में क्या होगा? दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, है ना। मतलब ये नेगेटिव का मॉड होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, सब जुड़ जाएंगे एरियाज आपस में। वहां क्या होगा? आपस में लड़ मरेंगे, है ना। हाँ, लेस देन इक्वल टू 0 पर भी ये ट्रू हो जाएगा। सही बात है ना? हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो तो भी चलेगा। क्यों? जैसे मान लो यहां एरिया आ गया, एक आ गया -2, एक आ गया -3, तो ये जुड़कर हो गया -5, -5 का मॉड 5, और यहां 2 और 3 का मॉड, दैट विल बी 5 मॉड की वजह से। सोच के देखो, सोच के देखो। ये भी दिखाऊं क्या इसमें कैसे आया? देखो, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे भी हुआ, अगर पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर हुआ, मान लो ऐसा हुआ कुछ ग्राफ, मान लो ए से बी में ये ग्राफ है, तो दिस इज द ग्राफ इन ए टू बी। तो आप मुझे बताओ, ए टू बी में अगर यही ग्राफ है, तो मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? सर सेम टू सेम यही ग्राफ बन जाएगा यार। हाँ, यही ग्राफ बन जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल यही ग्राफ बन जाएगा। तो विल हैव द सेम ग्राफ ऑफ मॉड एफ एक्स। तो एरिया में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। ये है y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स, और यह है ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का। तो अगर मैं यहां पर इंटीग्रल देखूं, अगर ये एरिया A1 और ये एरिया A2 हो, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, यहां भी A1 होगा और यहां पर A2 होगा। तो यहां हम कह सकते हैं मॉड ऑफ इंटीग्रल A टू बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल, इज इक्वल टू रादर इंटीग्रल A टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ऐसा होगा। अगर नेगेटिव हो जाए, अगर नेगेटिव हो जाए, ठीक है, अगर नेगेटिव हो जाए, इफ वी हैव इट एज नेगेटिव, मान लो नेगेटिव हो गया, मान लो पूरा का पूरा फंक्शन नेगेटिव है, ये ऐसे है, तब कोई दिक्कत होगी? नहीं, तब भी ये बराबर हो जाएंगे। क्योंकि अब क्या होगा? अब जैसे ही आप ये ए टू बी एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो मान लो ये एरिया है A1, ये एरिया है A2, तो इंटीग्रल A टू बी एफ एक्स डी एक्स
हो जाएगा, इसका मॉड्यूलस हो जाएगा -a1 -a2, जो कि हो जाएगा a1 प्लस a2। और जब आप इसे रिफ्लेक्ट करके लिखोगे तो देखो बेटा, है ना, नेगेटिव भी हुआ तब भी चलेगा, है ना। जब आप इसे रिफ्लेक्ट करके लिखोगे तो ये ऐसा कुछ आएगा, ये a और ये b, तो ये तो हो गया a2 और ये हो गया a1, और यह ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स का। तो ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा इंटीग्रल a टू b मॉड एफ एक्स। सही बात, बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई? हाँ, तो काफी स्पैमर आए हैं आज, अब थोड़ा स्पैमर को ठीक कर देते हैं। अब ठीक है, ये क्लियर हो गया भाई, समझ में आया होगा। तो इक्वालिटी कब होल्ड करती है? इक्वालिटी तब होल्ड करती है जब ऐसा हो, या तो ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर हो या पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे हो। ठीक है, अब जैसे ये सवाल देखो, यहां लिखा है इंटीग्रल शो दैट द फंक्शन एफ यू, हमें देख रखा है गिवन दैट दिस फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू एफ यू माइनस एफ वी इज लेस देन इक्वल टू यू माइनस वी फॉर ऑल यू एंड वी इन ए टू बी, प्रूव एफ इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड ए टू बी। और फिर यह प्रूव करना है। चलो आप प्रूव करते हैं। तो पहले तो कंटिन्यूटी प्रूव करनी है, ठीक है, लेट अस प्रूव कंटिन्यूटी। हमें दे रखा है एफ यू माइनस एफ वी इज लेस देन इक्वल टू यू माइनस वी। तो क्या करते हैं, यू को रख लेते हैं कोई भी नंबर x प्लस एच, और v को रख देते हैं x, जहां पर x बिलोंग करता है क्लोज्ड a टू b। अब ये बन गया f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ h। अब दोनों साइड लिमिट लगा देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड h। ये क्लियर है? हाँ, ये कितना आ गया? सो दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स, है ना। मॉड एक कंटिन्यूस फंक्शन है, मॉड x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, तो लिमिट कैन ट्रैवल इनसाइड द मॉड। ऐसे लिख सकते हैं इज लेस देन इक्वल टू 0, बट दिस मॉड इज नेवर लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से लिमिट एक ही हो सकता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बराबर 0। तो लिमिट एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स, लिमिट एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स। यही आया, इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूस हो गया। लेकिन आप में से कई लोग कहेंगे सर एच पॉजिटिव है, तो यहां पर मैं क्या कहता हूं, यहां पर मैं मान लेता हूं एच में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, एच वेयर एच में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां एच पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होने दो। अगर एच पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये दोनों एच के लिए ट्रू है। अगर एच पॉजिटिव है तो ये राइट हैंड लिमिट बराबर एफ एक्स आ गई, अगर एच नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर एफ एक्स आ गई। यानी हमने एक तीर से दो निशाने साध लिए, तो हमें अलग से एलएचएल चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस केस में, है ना। हाँ, ऐसे लिख दिया। सो दिस इंप्लाइज एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड a टू b। यानी x पर कंटिन्यूस आ गया पूरे इंटरवल a टू b में कहीं पर भी। अच्छा, एक चीज और बता दूं, यहां पर जब हम बात करेंगे a पर, अगर मैं a पर बात करता हूं तो a पर h को कैसे लेना पड़ेगा, बट इफ x बराबर a तो हम h को लेंगे पॉजिटिव, और अगर x बराबर b है तो फिर h को लेंगे सिर्फ नेगेटिव।
सिर्फ नेगेटिव। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो शायद समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि हमें क्लोज इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो ए पर सिर्फ राइट हैंड लिमिट एफ ए के बराबर आनी चाहिए और बी पर सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट एफ बी के बराबर नहीं चाहिए। वहां राइट की बात नहीं कर सकते बी पर, और ए पर लेफ्ट की बात नहीं कर सकते। तो बाकी इंटीरियर पॉइंट के लिए चाहे एक्स ए से बी के बीच में कुछ भी हो, हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां पर। लेकिन किसके लिए? एट एंड पॉइंट ए एच को पॉजिटिव रखेंगे, एट एंड पॉइंट बी एच को नेगेटिव सोच लेंगे। ठीक है, तो यहां जो हमने प्रूव किया है, ये चाहे एच पॉजिटिव हो चाहे एच नेगेटिव हो, दोनों के लिए ट्रू है। लेकिन जब ए की बात करेंगे तो एच को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और जब बी पर बात करेंगे तो एच को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो एफ इज कंटिन्यूअस, बल्कि लिख देता हूं, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर एक्स, हेंस एट एक्स बराबर एक्स belonging to closed A to B, belonging to closed A to B. Hence, F is continuous on, F is continuous on A to B. ये कंटिन्यूस है पूरे A to B में। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। अब हमें दूसरा पार्ट पर आ जाते हैं। दूसरे पार्ट में हमें लिख रखा है, सेकेंड पार्ट, इंटीग्रल ए टू बी, और साथ में क्या लिखा है भाई? साथ में लिखा है मॉड ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस बी माइनस ए एफ ए, बी माइनस ए एफ ए, इसका मॉड हमें प्रूव करना है। हमने एलएचएस ले ली इसकी, हमने क्या ले ली? एलएचएस। वी टू का एलएचएस, वी टू का एलएचएस सेकेंड पार्ट, एलएचएस लिया, और हमें प्रूव करना है कि ये लेस देन इक्वल टू इसके है। हमें पता है मॉड को हम अंदर धकेल सकते हैं इंटीग्रेशन में, लेकिन यहां तो इंटीग्रेशन पार्शियल में लगा, इसमें इंटीग्रेशन नहीं लगा, तो थोड़ा जुगाड़ करो ताकि यहां भी इंटीग्रेशन आ जाए। इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, आपको पता है बी माइनस ए किसका इंटीग्रल होता है? ए टू बी में। सर ए टू बी में बी माइनस ए इंटीग्रल होता है एक्स का, तो यहां डी एक्स कर दूं बस। dx का इंटीग्रल x आएगा, फिर उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे, तो b माइनस ए आ जाएगा। सही लिखा है इसे? हाँ लिख सकते हैं। अब इसको लिख देंगे इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल a टू b, कांस्टेंट है, उसे चाहो तो अंदर लिखो चाहे बाहर लिखो, और फिर इसको लिख देंगे इंटीग्रल a टू b एफ एक्स माइनस एफ ए dx, ऐसे लिख दें पूरे का, एफ ए dx ऐसे लिख देते हैं, और यहां मॉड क्लोज, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा भाई? अब हम लगाते हैं जो भी हमने पढ़ा, क्या? दिस इज लेस देन इक्वल टू, मॉड को अंदर धकेल लो, इंटीग्रल ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए dx, ये है। ठीक, और हमें दे रखा है दिस होल्ड्स फॉर ऑल यू एंड वी इन ए टू बी। नाउ मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए विल श्योरली बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। क्यों? बाय गिवन कंडीशन, ये कंडीशन गिवन है। उसने क्या रखा है कि एफ एक्स माइनस एफ वाई हमेशा एफ यू माइनस एफ वी हमेशा यू माइनस वी से छोटा है, तो यहां पर ये इससे छोटा हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस ए से, बिल्कुल। तो इसका मतलब इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स माइनस एफ ए, इसका मॉड और ये डी एक्स, ये है लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी मॉड ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स। अब एक्स माइनस ए कैसा नंबर होगा? सर पॉजिटिव, ए से भी इंटरवल में, तो ये मॉड कैसे खुल जाएगा? एज इट इज एक्स माइनस ए डी एक्स, एक्स माइनस ए का इसका इंटीग्रल एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2, और फ्रॉम ए टू बी लीनियर है ना, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज 1, तो यही आ जाएगा। कई लोग सोचेंगे सर इसे अलग अलग कर दें, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एक्स, ऐसे कर ले, मैथ है, नो स्टेरिक हिंड्रेंस, नो बैक बॉन्डिंग, नो लोन पेयर इफेक्ट। क्लियर हुआ? हाँ। अब यहां से अपने पास आ गया इंटीग्रल ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स
माइनस एफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी रखा, बी माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 2, ए रखा 0, तो ये 1 ये 2, और यहां फिर से वही लगा क्या, ए बी से छोटा। मान लो अगर मैं कह दूं x इज लेस देन इक्वल टू y, y इज लेस देन इक्वल टू z, देन फ्रॉम हियर आई कैन से दैट x इज लेस देन इक्वल टू z। तो a LHS less than equal to this and this less than equal to this. So from 1 and 2 I can say that in mod of integral a to b fx dx minus b minus a into fa is less than equal to b minus a whole square by 2. That is what we had set out to prove. यही हमें प्रूव करना था, सेकेंड पार्ट और ये फर्स्ट पार्ट। आई थिंक दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट दोनों क्लियर हुए है ना? हाँ, ये तो क्लियर हो गया होगा भाई, या नहीं? जरा बताओ क्या यह क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ बोलो, इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो भाई एक बार। इस क्वेश्चन में तो स्टार्टिंग में ही समझ नहीं आया। इस क्वेश्चन, किस क्वेश्चन में? तो स्टार्टिंग में ही समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? स्टार्टिंग में क्या समझ में नहीं आया? स्टार्टिंग में अगर देखा जाए यहां लिखा था एफ ए, ये कांस्टेंट है, और बी माइनस ए। अगर तू देखे इंटीग्रल ऑफ डी एक्स ए टू बी अगर तू करेगा तो उसका इंटीग्रल आएगा एक्स, और ए टू बी लिखेगा तो बी माइनस ए आ जाएगा। तो मैंने इस b माइनस ए की जगह पर, इस b माइनस ए की जगह पर ये लिख दिया इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स। एफ ए कॉन्स्टेंट था, वो इंटीग्रल के अंदर घुस गया है ना, क्योंकि अगर मान लो 2 टाइम्स इंटीग्रल dx लिख रखा है तो तू चाहे तो इसे इंटीग्रल 2 dx लिख दे। बात तो एक ही है यार, वो 2 अंदर, ए बी एफ ए अंदर चला गया। अब दोनों ही कॉमन लिमिट है, ए टू बी एफ एक्स माइनस एफ ए। और अभी मैंने पढ़ा कि अगर मॉड बाहर लगाए उसे उठा के अंदर लगा दें फंक्शन में तो इंटीग्रल की वैल्यू बढ़ जाती है। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ दिस। और यहां से ये चीज छोटी है किससे? एक्स माइनस ए से, गिवन कंडीशन से। वहां दे रखा है एफ यू माइनस एफ वी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ यू माइनस वी फॉर ऑल यू एंड वी बिलोंगिंग टू ए टू बी। तो भाई ए टू बी क्लोज इंटरवल में एक्स कहां है? सर एक्स भी क्लोज इंटरवल ए टू बी में है। अच्छा, ए कहां है? ए भी क्लोज इंटरवल ए टू बी में है। और वहां दे रखा है कि एफ यू माइनस एफ वी इज लेस देन इक्वल टू यू माइनस वी फॉर ऑल यू एंड वी इन द इंटरवल। तो भाई ये यहां भी होल्ड करेगा। अब दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि इससे छोटा है ये बड़ा है, तो डेफिनेटली ये एरिया, इसका एरिया ए टू बी और इसका एरिया ए टू बी में ये ज्यादा आएगा, ये कम आएगा। ये हो गया यहां से प्रूव। सर वाई यू पुट, ठीक है अब समझ में आ गया फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन। सर वाई यू पुट यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई यू पुट एक्स प्लस एच। देखो बेटा, जब हमें डेरिवेटिव, जब हमें कंटिन्यूस प्रूव करना होता है तो हमें प्रूव करना होता है राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। राइट हैंड लिमिट निकलती है एफ ऑफ ए प्लस एच रखकर, लेफ्ट हैंड लिमिट निकलती है एफ ऑफ ए माइनस एच रखकर। तो मैंने यहां एक्स की, यू की जगह एक्स प्लस एच रख दिया, क्योंकि मैं एक्स पर कंटिन्यूटी प्रूव करना चाहता हूं। यहां पर आई वांटेड टू प्रूव कंटिन्यूटी एट एन आर्बिटरी पॉइंट, क्योंकि भाई मैं पूरा तो चेक कर नहीं सकता इंटरवल ए टू बी, पूरा इंटरवल थोड़ी ना चेक करूंगा। अगर मुझे पूरे इंटरवल पे फंक्शन कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो मैंने एक आर्बिटरी पॉइंट उठाया इसका एक्स, और मैं एक्स पर कंटिन्यूटी दिखा दूंगा। तो यू को रख दिया मैंने एक्स प्लस एच, वी को रख दिया एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और लेस देन इक्वल टू मॉड एच। अब दोनों साइड पर लिमिट लगा दी है ना। अब लिमिट लगाई तो ये लिमिट, मॉड इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो ये लिमिट अंदर चली गई लेस देन इक्वल टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज दिस लिमिट इज जीरो, तो ये इसके बराबर आ गई। यानी कि ये हो गई, आपको ऐसा लगेगा ये राइट हैंड लिमिट बराबर एफ एक्स आ गई। सर लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपने प्रूव ही नहीं किया। तो मैंने क्या कहा, मान लेते हैं एच पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर एच पॉजिटिव है तब भी ये होल्ड कर रहा है, अगर एच नेगेटिव है तब भी ये होल्ड कर रहा है। अगर एच पॉजिटिव तो एक्स पर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ एक्स आ गई, और अगर एच नेगेटिव तब लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स पर बराबर एफ एक्स आ गई। तो फंक्शन कैसा हो गया? कंटिन्यूअस हो गया एट एवरी एक्स। और वो एक्स कहां उठाया था? क्लोज इंटरवल ए टू बी में। लेकिन यहां एक छोटी सी सावधानी है कि जब हम एक्स को ए के बराबर लेंगे, यानी अगर हम ए पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो ए पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लेंगे। उस केस में हम ए पर सिर्फ कौन सी लिमिट लेंगे? राइट हैंड लिमिट, उसे बराबर प्रूव करेंगे एफ ए के। यानी उस केस में एच को पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। और अगर बी पर बात की जाए तो बी पर हम कौन सी लिमिट लेंगे? सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। तो इसलिए एच लेस देन जीरो यहां लिख दिया मैंने।
मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हाँ, अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो समझ में नहीं आएगा। वाई डू वी रीड इंडेफिनेट इंटीग्रेशन दो वी हैव नो आइडिया अबाउट द कांस्टेंट? प्लीज बता दो, वाई डू वी रीड indefinite integration? We read indefinite integration in order to find the antiderivative which is used for evaluating the definite integration. That is why we study indefinite integration, so that we can manipulate definite integration. एस्टिमेशन पूरा ऊपर से जा रहा है, हाँ बेटा, क्योंकि थोड़ा कठिन तो है ना, कमजोर दिमाग के तो ऊपर ही जाता है, थोड़ा सा दिमाग मेहनत करनी पड़ेगी। तुम सोच रहे हो फ्री फंड में समझ में आ जाएगा, बस लेक्चर देख लिया खत्म हो गया हमारा काम। जब तक आप बैठकर क्लास इलस्ट्रेशन को दोबारा से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ना तो समझ में आएगा ना आना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप काम चोरी सोच रहे हैं आ जाएगा समझ में, नहीं आएगा। मैथ्स के एग्जाम में एवाई और डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, तब मेरे घर में नेटवर्क इश्यू है। हाँ, क्या करें भाई? वाई वी यूज लिमिट, कहा हमने लिमिट यूज कर लिया। हाँ, लिमिट क्यों यूज किया भाई? हमें कंटिन्यूस दिखाना, तो कंटिन्यूस कैसे दिखाते? ठीक है, मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, क्या मैं इस लेक्चर को देख सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा तो आप इस लेक्चर को ना देखें, लौट जाएं, जहां से आए हैं वहीं लौट जाएं, है ना। अगर आप बीच में सोच रहे हैं रिफ्यूजी बन के बीच में कूद जाएंगे, इतने बड़े चापू हैं, बिना डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़े आप एरिया अंडर द कर्व पढ़ लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ लेंगे, बोले इंटीग्रेशन तो पढ़ा नहीं, उसका एप्लीकेशन पढ़ लिया हमने, तो भैया आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ के आइए, बिना पढ़े बर्बाद हो जाएंगे यहां पर। कंटिन्यूटी क्लोज्ड ए टू बी में चेक करनी होगी तो ए पर सिर्फ आरएचएल ए के बराबर आनी चाहिए, बी पर सिर्फ आनी चाहिए, एंड लेफ्ट पर बात कर सकते हैं, आनी चाहिए, ए पर राइट है, बिल्कुल सही अजीज जैदी सर। यहां पर यहां कोई और नंबर एज्यूम करके नहीं होगा, कोई और नंबर मतलब यहां कोई और नंबर, भाई कुछ और मान ले, तू एक्स अच्छा नहीं लग रहा तो तू कुछ और नंबर मान ले, अल्फा मान ले, है ना। आपने यू को वी के फंक्शन में क्यों लिखा? मैंने यू को वी के फंक्शन में कहा लिखा भाई? यू को वी के फंक्शन में कहा लिखा? ये तो दिया हुआ है हमें, गिवन है, दिस इज गिवन टू अस, उसी को गिवन दैट एफ सेटिस्फाइज, तो ये गिवन है। और यू और वी फॉर ऑल यू वी, तो यू और वी कुछ भी ले सकते हो, जो आपकी इच्छा कामना आकांक्षा लालसा अभिलाषा हो। तो भाई मैंने यू को एक्स प्लस एच ले लिया और वी को एक्स ले लिया, तो क्या मैंने कोई गलती की? क्या कोई मैंने इलीगल काम किया? नहीं, उसने कहा कुछ भी रख लो तो हमने रख दिया भाई। ठीक है, बात समझ में आई भाई? कोई फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव है, पता कैसे चलेगा पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो उसमें पता लगाने की जरूरत क्या है तुमको? अगर कोई फंक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव, पता लगाने की जरूरत क्या है? चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मॉड का अंदर घुसेड़ दो, तो जो आंसर आएगा इंटीग्रेशन अंदर मॉड जाएगा, तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी डेफिनेट इंटीग्रेशन की वो डेफिनेटली ज्यादा ही आएगी। ठीक है भाई, इफ वी टेक एक्स इक्वल टू बी, यू बाहर चला जाएगा, देखो पढ़ने वाले बच्चे भी हैं तो बेटा इसीलिए हमने लिखा कि एच शुड बी नेगेटिव, बाहर नहीं जाएगा बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल ये देखो, 0 10 से 19 साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 8 प्लस 1 dx इज लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 8 प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करें भाई, कैसे प्रूव कर दें इस बात को? 10 की पावर 8, 10 की पावर -8 है, कैसे प्रूव करें भाई? एक काम कर सकते हैं, साइन एक्स, ये कैसे प्रूव करें बताओ? ये तुम खुद प्रूव करना चाहोगे एक बार? खुद प्रूव करना चाहोगे एक बार? ऐसे कर सकते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 8 प्लस 1, अगर न्यूमिनेटर को मैक्सिमाइज कर दिया जाए, मैक्सिमाइज इज लेस देन इक्वल टू, बल्कि साइन एक्स ये लेस देन इक्वल टू होगा 1 अपॉन एक्स की पावर 8, बल्कि ऐसे लिख लो आप, साइन एक्स पक्का 1 से छोटा है, हाँ सर पक्का 1 से छोटा है, तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये पक्का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 से छोटा होगा। ठीक है, हाँ, अब एक्स की पावर 8
हाँ, x कहाँ से कहाँ तक है? 10 से 19 के बीच में है। तो x की पावर 8 कहाँ से कहाँ तक हो गया सर? वो हो गया 10 की पावर 8 से 19 की पावर 8। तो 1 प्लस एक्स की पावर 8 पक्का बड़ा है 1 प्लस 10 की पावर 8 से। हाँ, और ये पक्का बड़ा है 10 की पावर 8 से, ऐसे कह दूं। और ये छोटा है 1 प्लस 19 की पावर 8 से, ऐसे लिखता हूं, नहीं तो जनता डोल जाएगी इसमें। x की पावर 8 प्लस 1 इज लेस देन 1 प्लस 10 की पावर 8, ऐसे लिख दो भाई। इज लेस देन 1 प्लस 19 की पावर 8। मैं तो स्पेशली बस इस पार्ट को लेके चलता हूं, क्यों? उसको छोड़ दो। क्यों? मुझे 10 की पावर 8 दिख रहा है, दिस इज माई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। 1 प्लस 10 की पावर 8, ये पक्का छोटा है 1 प्लस एक्स की पावर 8 से, और ये बड़ा है 10 की पावर 8 से। सही बात है। तो मैं कह सकता हूं 10 की पावर 8 इज श्योरली लेस देन 1 प्लस एक्स की पावर 8। दोनों साइड पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये इसके चरणों में डाल दो नीचे, ये इधर डाल दो, यानी कुल मिला के इससे डिवाइड कर दो और इससे डिवाइड कर दो, तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन 10 की पावर 8, यानी 10 की पावर -8। तो दिस इज लेस देन, अब इसको क्या करो, अब मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इज लेस देन 10 की, यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इज लेस देन 10 की पावर -8। ये आया भाई। तो दिस इंप्लाइज इंटीग्रल 10 से 19, 10 से 19, या 10 से 19 भी तो है। हाँ, तो क्या करें भाई, 10 से 19 भी तो है। आगे तुम खुद सोचना, 10 से 19 भी तो है, उसका कैसे जुगाड़ करेंगे? 10 से 19, 10 से 19 भी तो है, उसका जुगाड़ कैसे करें भाई? अब तुम सोचना, मैंने इतना तो सोच लिया, मुझे चाहिए 10 की पावर -8। 10 की पावर -8 वहां पर वो भी तो आएगा, 19 अपॉन 10, 9 आएगा। तो और क्या करूं अब इसको? लेस देन 10 की पावर -8, और 10 की पावर -8 इज स्टिल लेस देन 9 आएगा ना ये। 10 की पावर -8 इंटू 10/9, नहीं सोचना भाई, अब तुम खुद सोचना, मैं यहाँ छोड़ देता हूँ तुम्हारे लिए, इतना करके छोड़ देता हूँ फिलहाल, मैंने इतना तो सोचा, अब आगे तुम सोचना। यहाँ 10 से लेकर 19 लिख रखा है, तो मैंने 10 की पावर -8 से छोटा तो प्रूव कर दिया। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो 9 इंटू 10 की पावर -8 आएगा। हाँ, और सोचना भाई, अब तुम सोचना, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। नाउ यू थिंक योर सेल्फ। ठीक है भाई, चलो अब एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद एरिया अंडर द कर्व। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। आ जाओ भाई। तो लेकिन लास्ट लाइन में लिमिट क्लोज ब्रैकेट में था, तो आपने एफ एक्स को बाहर कैसे निकाल लिया? कहां पे भाई? अच्छा, एफ एक्स को आपने कैसे निकाल लिया? मैंने ऐसे निकाल लिया, अगर ये लिमिट 0 है, यहां लिमिट किस पे लगी है? यहां लिमिट लगी है h टेंडिंग टू 0 पर। ये क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा लिमिट में, है ना, ये बाहर आ जाएगा एफ एक्स। ऐसे निकाल लिया हमने। ठीक है भाई, चलो। और मैं सवालों का एनालिसिस नहीं कर पाता हूं उतने अच्छे से, कोशिश पूरी करता हूं, जो चीज़ समझ आती है डिफरेंट वो लिख लेता हूं, खुद से डिफरेंट नहीं सोच पाता। बट सर कोशिश करता हूं, समझ नहीं आ रहा कहाँ कमी रह गई। क्वेश्चंस ट्राई करो, जितना क्वेश्चंस ट्राई करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है। वेरी सॉरी बट इफ आई एम जेन्युइन प्रॉब्लम, मैथ्स क्वेश्चन डिकोडिंग नहीं कर पाता हूँ। प्लीज़ सर आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप क्वेश्चन को ज़्यादा समझा दिया करिए। अगर मैंने नहीं, मैं तो कोशिश करता हूँ पूरा अच्छे समझा दूँ। सर इफ फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट द सेम लाइन, इज देयर एनी प्रॉपर्टी दैट वी कैन एसोसिएट विद द इंटीग्रल एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स? पता नहीं भाई, अभी ऐसा तो नहीं सोचा मैंने अभी तक, लेकिन हाँ कर सकते होंगे अगर कुछ कहा जाए तो। यहाँ
फंक्शन में लिमिट पूरे फंक्शन पर एफ एक्स आर एच एस में कैसे लगाएंगे? यहाँ लिमिट में तो लिमिट पूरे फंक्शन पर है, तो एफ एक्स में आर एच एस में कैसे लगाएंगे? कहाँ पे भाई? यहां पूरे पर है, चलो यहां लिख दो, ऐसे ही लिखो तुम तो। अब अगर ये लिमिट जीरो है, ये लिमिट जीरो है, तो उसका मतलब क्या हुआ? लिमिट, ये तो कांस्टेंट है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स, वो कितनी होगी? वो एफ एक्स ही होगी यार। एच पर लिमिट लगी है, एक्स पर नहीं लगी, वो कांस्टेंट है। अगर मेरे पास कभी ऐसा हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच -3 हो और यहां जीरो लिखा हो, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी लिमिट कितनी आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए भाई, ये 3 आनी चाहिए, तभी तो वैल्यू जीरो आएगी। तो वही वाली बात है, अगर ये जीरो आ रहा है तो इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एच टेंडिंग टू जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर 3 होना चाहिए। इसमें इतनी मुश्किल बात क्या है समझने के लिए, अगर ये जीरो आ रहा है तो। इनइक्वालिटी में इंटीग्रेट कर सकते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। उसका कारण भी बता देता हूं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखो क्यों? अगर मान लो मेरे पास दो ग्राफ है, एक ये है और एक ये है, ये एफ एक्स का ग्राफ है, ये बड़ा है किससे? जी एक्स से, ए से बी में, तो ऑब्वियस सी बात है इसका इंटीग्रल ए से बी में जो एरिया आएगा वो ये पूरा एरिया आएगा, और जी एक्स का एरिया इतना आएगा। तो यहां से समझ में आता है कि ये पूरा एफ एक्स का इंटीग्रल ए टू बी बड़ा होगा जी एक्स के इंटीग्रल से, क्योंकि इसमें तो एरिया मिलेगा ये प्लस ये, जबकि जी एक्स में सिर्फ इतना मिलेगा। सर यहां तो आपने दोनों पॉजिटिव बनाया, सर एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया, तो चलो दोनों नेगेटिव हो गए, तो यहां देखो ये एफ एक्स है, ये बड़ा है, और ये जी एक्स है, ये छोटा है। ध्यान रखना ये छोटा है ना, हाँ नेगेटिव है ज्यादा। अब खुद देख ले फिर से, इसका एरिया होगा, मान लो ये A1 है, ये A2 है, मान लो ये है 2 यूनिट और ये है 3 यूनिट, ये 2 यूनिट ये 3 यूनिट, तो जीएक्स का इंटीग्रल कितना होगा ए से बी? तो जीएक्स का इंटीग्रल होगा -5 ए से बी, ये होगा -5, और इसका कितना होगा एफ एक्स का? सर एफ एक्स का होगा -3, एफ एक्स का होगा -3। तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव भी हो तो भी क्या दिक्कत है, तब भी चलेगा, इंटीग्रेट कर दो। सर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, ले तब भी देख ले। सर ये एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये ऐसे ले ले ए से बी। अब क्या है, ये एरिया पॉजिटिव है इसका एरिया नेगेटिव है, तब भी ऊपर वाले ग्राफ का एरिया ज्यादा होगा। तो अगर एफ एक्स जीएक्स से बड़ा है, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, चाहे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन ऑलवेज इंटीग्रेट। यानी बड़े वाले इंटीग्रल, बड़ा वाला जो फंक्शन होगा उसका इंटीग्रल ए टू बी हमेशा छोटे वाले फंक्शन से ज्यादा आएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले करे, वो प्रॉपर्टी से भी हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, वो प्रॉपर्टी से भी हो जाएंगे। लिमिट तो पूरे में है, लास्ट लाइन में एक्स कंटिन्यूस हुआ एक आर्बिटरी पॉइंट पर, हाँ यानी ये फंक्शन कंटिन्यूस हुआ एक आर्बिटरी पॉइंट पर, आर्बिटरी मतलब कोई सा भी पॉइंट। इज एस्टिमेशन प्रेजेंट इन एनसीईआरटी? नो। गुड इवनिंग सर, एट टेकिंग पॉजिटिव एंड एडिंग द केस of A and subtracting the case of B. At play of H, we can also taking H positive and adding in the case of A and subtracting in the case of B. हाँ वो कर सकते हैं। अगर Fn बड़ा हुआ तो हम लिमिट, ये क्लियर हो गया भाई, ये बात समझ में आ गई, हाँ ये क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इधर तक? मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर है, हाँ या ना? बोलो अब शुरू कर लें भाई, अगर तुम कहो तो। शुड वी स्टार्ट? हाँ भाई अब बोलो, अब कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है भाई? अब एडीसी लिखकर भेजो। और कोई डाउट? अब तो क्लियर है बेटा, क्लियर है भाई? अब तो स्टार्ट कर लें, आरंभ करें। चलो ठीक है। तो कल को और डाउट्स ले लेंगे, कल समय लेंगे आराम से। तो एरिया अंडर द कर्व एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, यहां इसको एरिया अंडर द कर्व एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्यों कहा गया है? कई बार हमें कहा जाता है भाई एरिया अंडर कर्व बताओ,
कहां से कहां तक, ए से बी। मेनली इसका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का इन्वेंशन हुआ था वो एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए हुआ था, एक तरीके से देखा जाए तो। ये है y बराबर एफ एक्स, तो एरिया ऐसे लिखते हैं ए टू बी, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स एंड ऑर्डिनेट्स बाउंडेड बाय x axis and ordinates x equal to a and x equal to b is किसके बराबर होगा बोलो भाई? वो बराबर होगा इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स के। यही होगा इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स के। तो यहां पर ये कि इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन हो गया है ना। और यहां पर ये फंक्शन कहां लाई कर रहा है? पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। इट इज लाइंग अबव एक्स एक्सिस। ये लाई कर रहा है कहां पर? अबव एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, इट इज लाइंग अबव एक्स एक्सिस, लाइंग अबव एक्स एक्सिस। यहां फंक्शन कहां लाई कर रहा है? पूरा का पूरा अबव एक्स एक्सिस लाई कर रहा है। द फंक्शन इज लाइंग अबव एक्स एक्सिस। ठीक, लेक्चर 11 नहीं है, लेक्चर 1 ही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कर्व्स, क्योंकि हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो कुछ कर्व जो हमें ऑलरेडी मालूम होनी चाहिए। आओ एक एक करके सारी कर्व देखते हैं। सबसे पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, याद है क्लास 11 में पढ़ा था। 11 तो वैसे भी तुम्हारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्लास 11 में तुमने पढ़ा था कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ये कर्व बनती है भाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इट इज दिस पैराबोला, ये पैराबोला बनता है ना। दिस इज द पैराबोला। ये कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और यहां a कैसा है? पॉजिटिव। और अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax हो तो ये कैसा बनता है पैराबोला? सर ये पैराबोला ऐसा बन जाता है, ये नेगेटिव की तरफ ऐसे, है ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax ये बन जाता है। इसका फोकस क्या होता है? फोकस याद है? फोकस था a,0, और जो इसकी लेटस रेक्टम थी और ये जो लाइन थी जो कि इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, इसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। ये डबल ऑर्डिनेट है, याद आया? हाँ, ये डबल ऑर्डिनेट कहलाती है। और यह लाइन जो फोकस से पास होती है और परपेंडिकुलर होती है, इसको क्या बोलते हैं? याद करो, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। ये क्या थी? लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। इसका लेंथ कितना था? इसको शॉर्ट फॉर्म में LR बोलते हैं। इसका लेंथ कितना था? 4a। इसी तरह यहां पर भी, यहां भी फोकस क्या होगा? -a,0, और यहां पर भी लेटस रेक्टम क्या होगी? 4a। याद आया? हाँ सर, ये तो याद है ना। और ये ग्राफ कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। किसके अबाउट? किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? जल्दी से बताओ, ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक है? एक्स एक्सिस के अबाउट। कैसे पहचानते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? ये भी बताओ जरा। कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है कैसे पहचानेंगे? कोई एल्जेब्रिक कर्व, अगर एक्स इवन पावर में ही एग्जिस्ट करे, वाई इवन पावर में ही एग्जिस्ट करे, ओनली इवन पावर्स ऑफ वाई, even powers of y in an algebraic curve implies symmetry about x axis। ये x axis के अबाउट सिमेट्रिक होगा अगर सिर्फ इवन पावर्स आए किसी एल्जेब्रिक कर्व में, नॉट पैराबोला, कोई भी कर्व हो, इवन पावर्स ऑफ y आए। ठीक है। और इसी तरीके से अगर ओनली इवन पावर्स ऑफ x आए, ओनली इवन पावर्स ऑफ x इन एन एल्जेब्रिक कर्व, वो क्या इंप्लाई करता है? इंप्लाइज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस।
अगर x की इवन दिखाई दें तो y के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। वो कहां दिखाई देगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में, ठीक है। हाँ, जैसे ये ग्राफ कैसा बनता है सर? ये ग्राफ ये बनता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इट इज दिस, ये ग्राफ बन जाता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसका फोकस क्या होगा जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो, और लेटेस्ट सेक्टम का लेंथ लिखो। फोकस बताओ, लेटेस्ट सेक्टम का लेंथ बताओ फटाफट, कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखो इसका फोकस और लेटेस्ट सेक्टम का लेंथ। ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। हाँ, फोकस क्या होगा इसका? हाँ बोलो, फोकस क्या होगा सर? इसका फोकस होगा, इसका फोकस, बोलो भाई, फोकस क्या क्या होंगे इनके? टेल मी द फोकाई। हाँ, ये थोड़ा सिमेट्रिकल बनाना चाहिए, है ना? यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे। फोकस होगा 0, -a, इसका 0, a, इसका फोकस होगा 0, a। अब एक चीज और, कई बच्चे सोचते हैं सर वहां पर कैसा भी करवा जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपने एओडी पढ़ रखा है, मैक्सिमम मिनिमम मोनोटोनिसिटी सब झोंक देना उसमें, इन्फ्लेक्शन विन्फ्लेक्शन कॉन्केविटी सब लगा देना, ग्राफ अपने आप नतमस्तक हो जाएगा तुम्हारे सामने, है ना? हाँ, ग्राफ तुम्हारे सामने अपने आप नतमस्तक हो जाएगा। अच्छा एक चीज और बताओ, है ना? हाँ, अगर मैं तुमसे ये वाली ब्रांच की इक्वेशन पूछूं, इस ब्रांच की इक्वेशन क्या होगी सर? इस ब्रांच की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू रूट 2 रूट a y, है ना? और इस ब्रांच की इक्वेशन क्या होगी, कोई बताएगा? इस ब्रांच की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -2 रूट a y। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा इस ब्रांच की इक्वेशन ये क्यों होगी। अगर मैं तुमसे कहूं इस ब्रांच की इक्वेशन बताओ, तो इस ब्रांच की इक्वेशन ये होगी, है ना? इस ब्रांच की इक्वेशन तो ये हो जाएगी और उस ब्रांच की इक्वेशन ये हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, इसमें बताना, इसमें इक्वेशन क्या होगी इस ब्रांच की? इस ब्रांच की इक्वेशन बताना, इस ब्रांच की इक्वेशन। हाँ बोलना, इसकी इक्वेशन क्या लिखूं? इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 2 रूट ax, और इस ब्रांच की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू -2 रूट ax। अच्छा, है ना? हाँ यही होगा भाई। अच्छा, इस ब्रांच की इक्वेशन बताना जरा मुझे, इस ब्रांच की, अब सोच के बताइए, इस ब्रांच की इक्वेशन बताना, इस ब्रांच की इक्वेशन बताओ, इस ब्रांच की इक्वेशन क्या होगी? इस ब्रांच की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू, हाँ, 2 रूट -ax, और इस ब्रांच की इक्वेशन होगी, इस ब्रांच की इक्वेशन क्या होगी? अगर मैं ये वाली ब्रांच की बात कर रहा हूं, है ना? समझ गए ना भाई? इस ब्रांच की इक्वेशन, और इस ब्रांच की इक्वेशन क्या होगी? इस वाली ब्रांच की इक्वेशन विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस ब्रांच। सर इस ब्रांच की इक्वेशन होगी y इज -2 रूट-ax। अब ये मत सोचना माइनस लग गया रूट के अंदर तो डिफाइंड ही नहीं हुआ, बेटा x नेगेटिव है, x नेगेटिव है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, आयोटा नहीं आएगा बेटा, है ना? x नेगेटिव है तो ये -ax जब लिखोगे तो प्लस हो जाएगा अपने आप, ये मत सोचना आयोटा आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, अब एक और चीज बताओ, y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-1 का स्क्वायर, x-1, 4 इंटू x-1, ये क्या बनेगा सर? ये बनेगा पैराबोला विद शिफ्टेड वर्टेक्स। कहां बनेगा जरा बताना सर? यहां पर इसका जो वर्टेक्स आएगा वो दोनों को 0 रख लो, 1,2 पर आएगा, 1,2, तो 1,2 तो ऊपर होगा थोड़ा सा, हाँ यहाँ को होगा 1,2, तो दिस पॉइंट इज 1,2। या एक काम करते हैं, इसे नीचे रखते हैं, अरे अरे हाँ, इसको तो नीचे खींच लेते हैं और इसको यहाँ, ये हो गया 1,2, एंड द ग्राफ विल बी दिस, ये ऐसा ग्राफ बनेगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला, ये पॉइंट है 1,2। अब मुझे सोच के बताना बच्चों, ये वाली लाइन, इस वाले ग्राफ की इक्वेशन क्या होगी? इस ब्रांच की इक्वेशन y इक्वल टू क्या लिखूं?
और मुझे इस ब्रांच की इक्वेशन भी बताना। इसकी इक्वेशन क्या लिखूं? बोलो भाई, अब बताओ। हाँ बोलो भाई बोलो। इस ब्रांच की इक्वेशन बताओ, ऊपर ऊपर वाली ब्रांच की इक्वेशन। सर इसकी इक्वेशन होगी 2 + 2 √x-1, 2 + 2 √x-1, और इसकी इक्वेशन होगी 2 - 2 √x-1। मेरे ख्याल से समझ में आता होगा क्यों? क्योंकि ये दो के ऊपर ऊपर है और ये दो के नीचे नीचे है, तो समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो गया? हाँ सर, ये तो क्लियर हुआ। चमका कि नहीं चमका? चमक गया है। अब जैसे बोला इनका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ। कैसे बनाएगा भाई इसका ग्राफ? तो इसे लिखेंगे y+1, नहीं y-1 लिख लो, इज इक्वल टू -1 - x2x प्लस का 2x - x²। दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x² - 2x + 1 बराबर -y-1। तो ये बन गया x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -y-1। यही बनेगा, ठीक है? हाँ सर, आप नोएडा में हो? नहीं, आई एम नॉट इन नोएडा, आई एम इन कोटा ओनली। अब जल्दी से बताओ यहाँ ग्राफ कैसा बनाए? सर वर्टेक्स है 1,1 पर। वर्टेक्स कहाँ पर है बेटा? 1,1। द वर्टेक्स लाइज एट 1,1, 1,1 पर वर्टेक्स है। और ये पैराबोला कैसा बनेगा? अपवर्ड के डाउनवर्ड ओपनिंग? सर ये फॉर्म है x² इक्वल टू -4ay, तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा मेरे भाई 1,1 पर। इट विल बी अ डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, और 0 0 को सेटिस्फाई करता है, तो ये पैराबोला यहाँ और यहाँ ये बन जाएगा। इसकी रूट्स क्या है? y बराबर 0 एट x बराबर 0,2, तो एक रूट तो 2 आ गई, एक रूट 0 आ गई, ये आ गया डाउनवर्ड ओपनिंग। हाँ बोलो भाई बोलो, क्या दिक्कत है इसमें? डाउनवर्ड ओपनिंग क्योंकि x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव था, और ओरिजिन से पास होगा क्योंकि रूट 0 और 2 है। अब मुझे बताओ इसकी इक्वेशन क्या आएगी इस वाले पार्ट की? अगर मैं तुमसे पूछूं इस वाले पार्ट की इक्वेशन क्या आएगी, इस वाली ब्रांच की इक्वेशन, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस ब्रांच? बोलो भाई, राइट वाली ब्रांच की इक्वेशन क्या आएगी? इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या आएगी? ये है 1,1। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो x की दो वैल्यू आएंगी। x आएगा 1 ± रूट ऑफ -y-1, ये आएगा। तो ये 1 से प्लस, x 1 से प्लस है कि नहीं है इधर की तरफ? हाँ, तो ये हो जाएगा x बराबर 1 + रूट ऑफ 1 - y, 1 - y लिख दे इसको। और यह वाली ब्रांच की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 1 - रूट ऑफ 1 - y। यस और नो? क्लियर है बात? हाँ, ये बात क्लियर है। पैराबोला होगा, हाँ पैराबोला हमेशा पता कैसे चलता है पैराबोला होगा? लीनियर इन वन वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इन अदर, लीनियर इन वन वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इन अदर, और एक में क्वाड्रेटिक हो तो हमेशा पैराबोला बनता है, क्वाड्रेटिक इन अदर। एक में लीनियर और दूसरे में क्वाड्रेटिक हो तो हमेशा क्या बनता है? इंप्लाइज पैराबोला। क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। तो ये आपने देखा ये पैराबोला कैसे बना? ये पैराबोला एक में लीनियर है, y में लीनियर और x में क्वाड्रेटिक है, तो ऑब्वियस सी बात है पैराबोला बनेगा। जब एक में लीनियर और एक में क्वाड्रेटिक हो तो ये पैराबोला बनता है, ठीक है? हाँ, ये बात समझ में आई? हाँ, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है? ये फंक्शन कहां डिफाइंड? ये पूरे y की क्या पूरे r पर डिफाइंड होगा? नहीं, ये डिफाइंड होगा y इज लेस देन इक्वल टू 1 पर। क्लियर है बात? अब जरा ये वाला बताओ। सर ये y में क्वाड्रेटिक है, x में लीनियर है, तो पक्का एक पैराबोला बनेगा। और ये पैराबोला अगर मैं स्क्वायर कंप्लीट कर लेता हूं तो x - 3 y² - 4y। अब दोनों साइड क्या जोड़ दूं स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए? 4। यहां भी 4 जोड़ दिया, यहां भी 4 जोड़ दिया, ये आ गया x+1 इज इक्वल टू y - 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x+1। अब जरा ध्यान करो, ये फॉर्म कौन सी है? फॉर्म कौन सी है सर? ये फॉर्म है y² इक्वल टू 4ax।
ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x फॉर्म है, अभी तो पढ़ा। हाँ ये रहा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। बस यहां y की जगह क्या है, y की जगह y-2 है, x की जगह x+1 है। ठीक है, अब सेंटर कैसे ढूंढ रहे, सेंटर ऐसे ढूंढ रहे, आप इसमें y-2 को 0 रख दो और x+1 को 0 रख दो। वर्टेक्स कहते हैं, सेंटर नहीं कहते उसको। ये y बराबर 2 और x बराबर -1। तो कहने का मतलब इसका वर्टेक्स कहां पर है, इसका वर्टेक्स है 2, -1 पर। वर्टेक्स कहां पर है बाबू, 2, -1 पर। तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2, वहां पर वर्टेक्स है ये। और ये पैराबोला किधर की साइड बनेगा सर, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसे बनता है, तो ये यहां से बनेगा 1, 2। बात समझ में आई। यहां भी हमने वर्टेक्स कैसे ढूंढा था मेरे भाई, यहां पर x-1 बराबर 0 और y-1 बराबर 0। तो वर्टेक्स आ गया 1, 1, ये वर्टेक्स आता है। समझ में आया कैसे ढूंढा, क्लियर हो गया। अभी भी नहीं आया भाई, -1, 2 लिख लेना भाई। -1, 2 था सर, -2 नहीं था। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक कर देते हैं। -1, 2 ये आ गया भाई। अगर अभी भी बाबू को समझ में नहीं आई तो फिर बाबू बताए ना क्या करना है, जल्दी से बताओ। सर ये ऐसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा भाई ये, सर ये बन जाएगा ऐसा, 0, 0 से जाएगा, 0, 0 से सेटिस्फाई नहीं करता। जब y0, जब x 0 है तो y की दो वैल्यू आती हैं, x बराबर 0, y की दो वैल्यू आती है 1 और 3, y की वैल्यू आती है 1 और 3। ये पॉइंट है -1, 2, तो 1 और 3 वैल्यू आती हैं, 1 और 3 वैल्यूज आती हैं, है ना। वी हैव द वैल्यू ऑफ y एज 1 and 3। तो ये ग्राफ थोड़ा और ऊपर उठा लो, ये और यहाँ पर ये ग्राफ यहाँ ऐसा बन गया। ये वाली वैल्यू क्या होगी, 0, 1 और ये होगी 0, 3। अभी भी समझ में नहीं आ रहा बाबू, अब आगे समझ में। हाँ कुछ तो दे माँ, कुछ तो दे। ये क्लियर हुआ भाई, हाँ सर यह क्लियर हो गया, चमक गया। ये कैसे आया, ये समझ में आया। अब मुझे जल्दी से ऊपर वाली ब्रांच की इक्वेशन बताओ बच्चों, इस ब्रांच की इक्वेशन बताओ फटाफट, इस ब्रांच की इक्वेशन बताओ। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस ब्रांच, बताओ बच्चों इसकी इक्वेशन क्या होगी। हाँ बोलो भाई, ऊपर वाली ब्रांच की इक्वेशन, ऊपर वाली ब्रांच की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 2 प्लस √(x+1), और इस ब्रांच की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 2 माइनस √(x+1). गधे से गधा आदमी समझ सकता है जो इंजीनियर बनने का ख्वाहिश रखता है कि 2 से ऊपर है और ये ग्राफ 2 के नीचे है, तो माइनस में यहां आया, ऊपर वाले में प्लस आएगा। ये समझना बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। किसी को बहुत ज्यादा कठिन लग रहा हो तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट कठिन नहीं है, वो लड़का ही बेवकूफ है। ठीक है, हाँ अब अगले पर आ जाओ। ये दो तो बना दिए हमने, हाँ सर। अब आओ इसको बनाते हैं, ये दो जो बचे अब इनको बनाते हैं, अब इनको बनाते हैं। लेट अस ड्रॉ दीज टू नाउ। y इक्वल टू √x, अगर देखा जाए स्क्वेयरिंग करते तो y स्क्वायर इक्वल टू x आ जाएगा, और पक्का x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो y स्क्वायर इक्वल टू x कैसे बनता है भाई जरा बताना, y स्क्वायर इक्वल टू x कैसे बनता है सर, y स्क्वायर इक्वल टू x ऐसे बनता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला ग्राफ बनता है। लेकिन x कैसा है, पॉजिटिव, तो क्या ये पूरा पैराबोला आएगा, नहीं ये आधा पैराबोला आएगा। दिस विल बी हाफ द पैराबोला, ये आधा पैराबोला आएगा बस, है कि नहीं। हाँ सर बस ये आ जाएगा। ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू √x का, y इक्वल टू √x का आधा पैराबोला आएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा। वैसे तो हम ये ग्राफ अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो देखो एक चीज यहां पर, एक चीज ध्यान से देखना कि y भी पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इसमें x कैसा होगा सर, इसमें y स्क्वायर इक्वल टू -x आ जाएगा। x डेफिनेटली नेगेटिव होगा क्योंकि -x है, और y की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव लगा है, देख लो जरा आराम से देखो,
एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, है ना। अब जरा इसका ग्राफ बनाओ तुम अपनी कॉपी में, फटाफट बनाओ, कॉपी में बनाओ वे, कॉपी में बनाओ। सर इस केस में वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, सर ग्राफ ऐसे बनता है, ये पैराबोला बनता है, हाँ। लेकिन सर एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव, तो कौन सी ब्रांच आएगी सर, ये ब्रांच आएगी, बस इट विल बी दिस ब्रांच, ये बन गया। ग्राफ बना था पूरा का पूरा, लेकिन रह गया अधूरा, रह गया अधूरा। वाई भी नेगेटिव है, अरे यार वाई भी नेगेटिव है ना सर, आपने गलत वाली ब्रांच मिटा दी सर। हाँ यार मैंने गलत वाली ब्रांच मिटा दी यार, सर ये वाली मिटानी थी। हाँ हाँ लो भैया वो वाली मिटा दी, इसका मतलब तुझे समझ में आ गया। आ गया ना समझ में बाबू की, बाबू बाबू बोलो बाबू, मेरे बाबू तो तमद में आया, तमद में या नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया बाबू की। एक बाबू कह रहा फोर्थ क्वाड्रेंट, बाबू फोर्थ क्वाड्रेंट ना ही थर्ड क्वाड्रेंट है बाबू, फोर्थ ना है, आप त्रुटि त्रुटि लिख रहे। ठीक है क्लियर हो गया, अब क्लियर है। फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं है बाबू, मेरे बाबू को तमद में आया कि नहीं आया, बोलो बाबू बाबू। तो ये तो हो गई पूरी पैराबोला की कहानी, पैराबोला पूरा हमने पोस्टमार्टम कर दिया, 11वीं वाला पूरा पोस्टमार्टम कर दिया आपके सामने, कह रहा आ दया ठीक है, आया मेरे बाबू की तमद में कि नहीं आया मेरे बाबू की तमद में, आ गया तर, ठीक है। अच्छा अब यह बताओ y इक्वल टू मॉड ऑफ ax प्लस बी का ग्राफ कैसे बनाते हो। सर ये तो बहुत आसान हुआ करे, ये बनाना है, ये ग्राफ कैसे बनाएंगे सर, जो अंदर लिखा है उसे जीरो रख देंगे, है ना, तो माइनस बी बाई ए आ जाएगा, माइनस बी बाई ए पर बस वी शेप बना दो, माइनस बी बाई ए पर बस वी शेप बना दो, माइनस बी बाई ए पर वी शेप बना दो, ठीक है ना, ये ऐसा बन जाएगा ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कभी ऐसा लिखा हो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, क्या करेगा बाबू, बाबू इस केस में जो अंदर लिखा है उसे जीरो रखेगा, 2x माइनस 3 को जीरो रखा, 2x माइनस 3 बराबर जीरो, x की वैल्यू आ गई 3/2, तो हमें अपने मॉड्यूलस का वर्टेक्स मिल जाएगा, ये आ गया 3/2, है ना। और अच्छा एक चीज और बताओ, मॉड खुलता है दो तरीके से, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, अब बताओ कौन सी है। हाँ अब आपको बताना है यहां कौन सी इक्वेशन कौन सी है। सर इसका स्लोप है पॉजिटिव, इसका स्लोप है 2 पॉजिटिव है, इसका स्लोप है -2 नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप वाली लाइन ये है, तो ये लाइन हो गई y इक्वल टू -2x प्लस 3, ये वाली, और ये हो गई y इक्वल टू 2x माइनस 3, ऐसे पहचान लेते हैं। कुछ त्रुटि हो गई क्या, 3/2 से पीछे क्या हुआ भाई, हाँ बोलो क्या हुआ भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या त्रुटि हो गई भाई, हाँ बोलो, ये कह रहे हो, हाँ बोलो, राइट वाले में, हाँ बताओ क्या दिक्कत है, 3/2 है x, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो बेटा कहाँ त्रुटि है, लेफ्ट वाले में, ओहो कहीं गधे पता क्या सोचते हैं, यहाँ तो माइनस लगा हुआ, माइनस लगा हुआ, तो माइनस सर ने गलत बना दिया भाई, सर को पता नहीं, सर को आता नहीं, ये माइनस ना लेफ्ट में आ गया, यहाँ मैं बता रहा ना भाई सर, ये मतलब सर को आता नहीं, आईआईटी पता नहीं कैसे कर ली उन्होंने, ये माइनस में लिख रखा तो ये यहाँ आएगा ना, ये तो अभी मालूम ना बता हमारे सर को। बेटा बुधैया कुमार किसी ने बताया बी नेगेटिव है या बी पॉजिटिव है, कई गधे ऐसा सोचते हैं कि माइनस बी बाई ए हमेशा नेगेटिव होगा, अच्छा चल बी को -2 रख ले और ए को 1 रख ले, अब बताइए जरा ये तो पॉजिटिव आ गया, ये तो है ना, हाँ ये तो अब पॉजिटिव आ गया, अच्छा पॉजिटिव, अच्छा मुझे नहीं पता था, मैं तो आज तक यही मान रहा था कि माइनस लगा हुआ है तो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव ही होगा।
क्लियर है बाबू? अब कहीं गधों के लिए क्या होता है, जहां माइनस लगा बोले नेगेटिव है, यू तो करने गलत बना दिया। अब बोल। अब अगला बताओ भाई। y इज इक्वल टू 2 + 5x, ये कैसे बनाएगा भाई? ये कैसे बनाएगा? ये बनेगा ऐसे, फिर इसको उठा के 0 रखेंगे, फिर से 0 रखा, 2x + 5 बराबर 0, x बराबर -5/2 आ गया। तो यह ग्राफ इधर बन जाएगा -5/2, यहां और यहां। अब मुझे बताओ कौन सी लाइन कौन सी है? 2/5 पे v बनेगा -2/5 पे। हाँ यार मैंने गलती कर दी, मैंने 2x + 5, आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन। यहाँ है, यहाँ के, यहाँ चारों तरफ हमारी सरकार, हम हैं यहाँ के राजकुमार। तो ठीक है बेटा, हमने बदल दिया, हम बदल सकते हैं, तुम नहीं, ठीक है? हाँ, ये तो गलत बात है, आप बदल देते हैं, क्वेश्चन ही बदल देते हैं आप, ये गलत बात है। हाँ, तो बेटा टीचर ना कुछ तो फायदा होगा मुझे, ये होगा -2x + 5, ठीक है? हाँ, हम लॉ ही बदल देते हैं। हाँ सर, इसमें सजा मिलेगी आपको, हम लॉ ही बदल देते हैं। चलो भाई आगे बढ़े। अब यह है, देखें देवियों सज्जनों, कभी ऐसा लिखा आए, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, अगर कभी ऐसा लिखा आए तो ये होता है सर्कल, है ना? याद है x - h का? हाँ, अच्छा ये भी याद करा दूं, x² + y² + 2gx + 2fy + c, ये की होंदा है भाई? तानू पता है कि नहीं पता है? ये होता है सर्किल, सेंटर होता है -g, -f, यानी कोफिशिएंट ऑफ x का आधा विद माइनस साइन, यानी ये होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय 2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y बाय 2, ये होता है। और रेडियस की होता है इसका, रेडियस होता है √of g² + f² - c। डू यू सी? हाँ, कैसे पहचानते हैं सर? दोनों में क्वाड्रेटिक होता है, और कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कोफिशिएंट ऑफ y² बराबर होता है ना? सर्कल की इक्वेशन क्लियर है? हाँ, यहां पर जो सर्किल है इसका सेंटर क्या है? तो इसका सेंटर है h, के, और रेडियस है r, रेडियस है r, तो सेंटर है h, के, और रेडियस r, ठीक है बाबू? हाँ, क्लियर है भाई? अच्छा एक चीज और बताओ, x - 1 का स्क्वायर, y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। जरा मुझे बताओ ये सर्कल का सेंटर क्या है? सेंटर बोलो बे, और रेडियस बोलो। सेंटर बताओ, लिखो फटाफट, उसकी फोटो बनाने की कोशिश करो, फोटो बनाने की कोशिश करो, बनाओ इसकी फोटो, फोटो बनाओ। हाँ बोलो भाई, सेंटर क्या है? सो सेंटर है 1, 2, और रेडियस है 2, सेंटर है 1, 2, 1, 2, यहां कहीं आएगा भाई, 1, 2, रेडियस 2। तो आप एक काम किया करो, जरा देखा, यहां एक, ये इधर कहां तक जाएगा? 2 तक, इधर 2 जाएगा पीछे, ये दूरी कितनी है? ये दूरी है 1, 2 जाएगा पीछे, और यहां 2 जाएगा नीचे, क्योंकि सर्कल ऐसे बनता है, और 2 नीचे सर, ये दूरी भी 2 है, यानी ये तो टच करता हुआ बनेगा। समझ रहा है? समझ रहा है नहीं समझ रहा है? तो ये सर्किल ऐसा बनेगा बाबू, ऐसा। हाँ, इट विल बी टचिंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को
टच करते हुए बनेगा। क्यों? क्योंकि रेडियस है 2, सेंटर का कोऑर्डिनेट है ये 2 है, ये 2 है, अरे ये 2 है, और ये 1 है, और ये भी 1 है। सर गिव मी अटेंशन, टेक अटेंशन। हाँ भाई, कह रहा डेरिवेटिव 2 पे 0 है। आय हाय, तेज हो रहा। कह रहा 2 पे डेरिवेटिव 0 है, ना कहा फाइंड भी कर लिया डेरिवेटिव। बात तो सही है लड़के की, 2 पे डेरिवेटिव तो 0 है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? क्लियर हो गया? हाँ, चलो क्लियर, क्लियर बोल, क्लियर। अब एक और देखो, एक कर्व ये एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है सर? ये तो इलिप्स होता है। ये क्या होता है? इलिप्स होता है। ये क्या होता है? यह इलिप्स होता है। ये होता है इलिप्स। दोनों में ए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट अलग हो। यहां क्या होता है, ध्यान रखना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पहचान क्या थी? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, टर्म कंटेनिंग एक्स वाई एब्सेंट, टर्म कंटेनिंग एक्स वाई एब्सेंट, एक्स वाई इज एबसेंट, ये एब्सेंट होती है। ठीक है? हाँ, यहां क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर अनइक्वल होते हैं, और ये इस तरह का दिखाई देता है। इक्लिप्स नहीं होता अंग्रेजो, भारत छोड़ो। इलिप्स होता अंग्रेज, इक्लिप्स लिख रहा। इक्लिप्स, अरे इक्लिप्स अलग चीज होता है, ग्रहण होता है इक्लिप्स। ये इलिप्स है, अरे देहातियों, इलिप्स है ये। ठीक है? अच्छा, त्रुटि इन, हाँ त्रुटि कहां पे बेटा बताओ? यहां पर अगर ए बी से बड़ा है तो ये बनता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल इलिप्स। अगर ए बी से बड़ा है तो ये बनता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। और अगर, और ये इसकी मेजर एक्सिस कहलाती है, ये ए कॉमा 0, और ये बी, ये ए डैश माइनस ए कॉमा 0। इसके दो फोकसवा होते हैं, एस डैश और एस। एस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए ई कॉमा 0, और एस डैश के कोऑर्डिनेट्स थे माइनस ए ई कॉमा 0। ई बराबर होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये अगर किसी ने नहीं पढ़ा उसे तो देख के, ई फॉर बेटा क्या होता है? सर ई फॉर एलिफेंट होता है। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए एलिफेंट ही होता है, बाकी पढ़ने वाले बच्चों के लिए ई फॉर एसेंट्रिसिटी होता है ना? हाँ, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए ई फॉर एलिफेंट, और जो पढ़े लिखे हैं ई फॉर एसेंट्रिसिटी। ठीक है? ठीक। फिर इसी तरीके से अगर ए बी से छोटा है, देन इन दिस केस वी हैव अ वर्टिकल इलिप्स। क्या मिलता है इस केस में? वर्टिकल इलिप्स मिलता है। वी गेट अ वर्टिकल इलिप्स, ये मिल जाता है। यह पॉइंट अब की बार ए होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 कामा बी, और यह ए डैश होगा, ये होगा 0 कामा माइनस बी। यहां ए डैश, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, और ये बराबर होती है किसके? 2a के, ये बराबर 2a। और बी बी डैश, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, और यह बराबर होती है किसके? 2b के। दिस इज इक्वल टू 2b। ठीक है? और इस केस में तो यहां पर आज हमें, क्योंकि कर्व हमें बताना पड़ेगा है ना, कर्व तो बनाना पड़ेगा भाई। और यहां यह है एस, ये एस डैश, एस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 कामा बी ई, और इसके होते हैं 0 कामा माइनस बी ई, और एसेंट्रिसिटी होती है 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इज एसेंट्रिसिटी। और यहां मेजर एक्सिस क्या होगी? यहां मेजर एक्सिस 2b। कैसे पहचानेंगे? वर्टिकल इलिप्स है, अगर ए बी से बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और अगर बी ए से बड़ा है तो वर्टिकल।
ऐसे पहचानते हैं। यहां मेजर एक्सिस है 2b और माइनर एक्सिस है 2a, माइनर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस 2a। क्लियर है भाई? फिर अगर मान लीजिए कभी ऐसा आ जाए, x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन 2, y माइनस अपॉन 4 लिख लेते हैं, अपॉन 4, और y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो इस इलिप्स का जो सेंटर है, इस इलिप्स का सेंटर क्या था? ये सेंटर है c, ये सेंटर है c, और वो कितना है? 0 0। यहां सेंटर क्या होगा? x माइनस 1 को 0 रखो, सर्कल की तरह ही तो है, y माइनस 2 को 0 रखो, तो सेंटर हो जाएगा 1,2। वर्टिकल इलिप्स है कि हॉरिजॉन्टल है? सर ये है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, क्योंकि ए बी से बड़ा है, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स। सेंटर है 1,2, 1,2। आओ बनाते हैं। 1,2 कैसे बनेगा भाई मेरे? 1,2, x है 1, y है 2, x है 1 और y है 2, y 2, ठीक है, ये है, ये 1,2। और जो हमारा इलिप्स है वो a कितना है इसका? सर a है 2 और b है 1, यानी ये इधर फैला होगा, देखो हॉरिजॉन्टल है ये, हॉरिजॉन्टल, यानी ये ऐसे फैला होगा 2 और ऐसे फैला होगा 1, ऐसे फैला होगा 2। अगर 2 फैला होगा तो यहां कहां तक जाएगा? सर 3 तक जाएगा। यहां 2 यूनिट आगे बढ़ा होगा, 2 यूनिट आगे, और अगर ये 2 यूनिट पीछे जाएगा तो सर ये -1 पर आएगा, -1 पर। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा, -1,2। और ऊपर की दिशा में और नीचे की दिशा में कितना जाएगा? 1 1, तो 1 ऊपर गया, 1 ऊपर गया तो 1,3, और 1 नीचे आया तो 1 नीचे आया, 1 तो 1,3, 1 नीचे आया, 1,1, क्योंकि 1 यूनिट ऊपर गया, 1 यूनिट नीचे आया y कोऑर्डिनेट में। तो हमारा इलिप्स कैसा बनेगा? हमारा इलिप्स ऐसा बन जाएगा भाई। आवर इक्लिप्स विल बी लाइक दिस, यस, आवर इक्लिप्स विल बी लाइक दिस, like this, like this. So this is our ellipse. So that is how the ellipse will be. Clear हुआ भाई? हाँ, देख रहे हैं टाइम। बात समझ में आई कैसे बनाया? ये समझ में आ गया? ये क्लियर हुआ? हाँ, ये समझ में आया भाई। असल में a बराबर 2 है, तो ये दूरी 2, ये a और ये भी a, तो 2 यूनिट होगी, ये पूरा 4a होगा, 2a होगा, तो 4 हो जाएगा। समझ में आया भाई? समझ में आया कैसे बनाया? एक और देखें। फिर एक कर्व ये है, अगर एबीसी सब पॉजिटिव हैं, एबीसी कैसे हैं? सारे के सारे पॉजिटिव, तो इस केस में ये कैसे खुलेगा? सर ये 4 तरीके से खुलेगा। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, एक बनेगा ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू सी, माइनस, हाँ, ए एक्स प्लस माइनस ए एक्स प्लस बी वाई, फिर ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू सी, थर्ड क्वाड्रेंट, और चौथे में बनेगा ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू सी। ये एक्स कॉमा वाई की लोकेशन के हिसाब से बन रहा है। क्वाड्रेंट 1 दोनों पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 2 एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। ऐसे ही खुलेगा भाई, है ना? हाँ, तो ये क्या बनेगा एक जरा देखते हैं। तो दिस विल बी, लेट अस सी व्हाट इट बिकम्स। ये है, हाँ, ये क्या होगा सर? ए एक्स प्लस, ये मान लो ये लाइन बन गई भाई, ये वाला पॉइंट होगा सी का बाय ए और ये होगा सी बाय बी, और ये लाइन है यहां बनेगी ऐसे, है ना? और ये क्या होगा? माइनस सी बाय ए, और ये सी बाय बी होगा, ठीक है? और इसी तरह से इधर
ये यहाँ, और ये यहाँ। ये क्या बनेगा जरा बताना, डायग्राम क्या बनेगा भाई? सर ये होगा -c/b। ये बनेगा अपने आप में एक रोहम्बस। क्या बनेगा? रोहम्बस। दिस विल बी अ रोहम्बस। जरा देखना रोहम्बस, ये डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड दे आर इक्वल एंड दिस इज अ पैरेललोग्राम, so this is a rhombus. This is a rhombus. It will be a rhombus. क्लियर है भाई? ये rhombus है। क्लियर है बात? और इस rhombus का सेंटर क्या है? 0,0। तो जैसे मान लो कल को ये कह दे कोई 2x 2 mod x प्लस 3 mod y बराबर 2 बराबर 4, तो ये क्या बन जाएगा? एक rhombus बन जाएगा। दिस विल बी अ rhombus, है ना? ये एक rhombus बन जाएगा। सीधा सीधा बना दो बस, खटाखट खटाखट। यहां ये और ये। अब अच्छा तुम ये खुद एक्सप्लोर करना, अगर ये नेगेटिव हुआ तो क्या होगा? अगर ये नेगेटिव हुआ तो क्या होगा? ये बन गया भाई, ये भी रोम्बस बन जाएगा। और ये होगा 4/3, ये होगा 2, ये -2 और ये -4/3। दिस विल बी अ रोम्बस। ठीक है, चलो थैंक यू, इतना ही रखेंगे। स्क्वायर नहीं, स्क्वायर कह सकते हैं? नहीं, स्क्वायर नहीं कह सकते क्योंकि ये जरूरी थोड़ी है एंगल 90 डिग्री हो। इसका स्लोप है कितना? इसका स्लोप है -a/b, इसका स्लोप है +a/b, दोनों का प्रोडक्ट -1 तो नहीं आ रहा, जरूरी तो नहीं है। तो इसलिए इट इज नॉट अ स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर के लिए एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है। अब आप एक काम करना, अगर मान लो मैं ऐसा दे दूं, ये तुम बना के देखना, 2 mod x -3 mod y बराबर 4, ये कैसा बनेगा? ये तुम बना के देखना, ठीक है? बनेगा अभी भी स्क्वायर ही, ये तो सिर्फ मैंने, है ना, बनेगा अभी भी रोम्बस ही, ये अभी भी रोम्बस बनेगा। 6:15 पे क्लास, 6:15 बजे क्लास, कितने बजे क्लास है? 6:15 ही होती क्लास, 6:15 पे स्टार्ट होती, तो ठीक है बे। हाँ फालतू शोर मचा रहे। ये है भाई। फिर अगर मैं इसमें y को 0 रखता हूं, इफ आई पुट x इक्वल टू 0, और मतलब देख लो यार क्या होगा। तो 2x - 3y अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2x - 3y फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये लाइन ऐसे बनेगी, 2x - 3y फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये बनेगा। तब रोम्बस नहीं बनेगा, जरूरी नहीं है ना? हाँ जरा देखना रोम्बस बनेगा क्या। सर ये बनेगी 2x - 3y इक्वल टू 4, फिर -2x - 3y इक्वल टू -4 इक्वल टू 4, जरा देखना क्या बनता है। और फिर बनेगा 2x + 3y इक्वल टू 4, और लास्ट में 2x - 3y + 3y इक्वल टू 4। ये xy क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, और ये क्वाड्रेंट 4। ऐसा बनेगा। क्वाड्रेंट 1 में क्या बनेगा? 2x - 3y, तो मैंने y को x को 0 रख y को 0 रखा तो 2 आ गया। ये लाइन ऐसे जाती तो ये ऐसी बन जाएगी, है ना? फिर अगले वाली, यहां पर अगर मैंने y को 0 रखा, x आया -2 और y है पॉजिटिव, तो इट विल बी दिस लाइन। जरा देखना यही लाइन आएगी भाई, यही लाइन आएगी। हाँ आएगी, तो यही थोड़ा सा इधर खिसकाओ इसको, बराबर बराबर होना चाहिए, इक्वल इक्वल। ये 2, ये कितना है? -2, ये कितना है? +2। ऐसा बनेगा। हाँ अच्छा, ये कह रहा सर आपने रेडियस r लिखा है, रेडियस r² आना चाहिए।
एक कह रहा है सर आपने त्रुटि की है, रेडियस आर स्क्वायर आना चाहिए, आपने आर लिखा है। कोई बात नहीं बेटा, त्रुटि सही है, तुम सही कर लो बेटा, हमारा गलत ही ठीक है। हाँ हाँ, हमारा गलत ही ठीक है बेटा। हाँ, एक कह रहा रेडियस आर स्क्वायर आएगा वहां। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ बोलो भाई। अगला कैसा बनेगा सर? 2x - 3y। यहाँ तो आपको समझ में आया, ये बन गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे बनेगा यार, जरा बताना, मैंने सही बनाया क्या? सेकंड क्वाड्रेंट वाला बताना, क्वाड्रेंट टू में। तो क्वाड्रेंट टू में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो 2x - 3y और y की वैल्यू आएगी -4/3। है ना? जरा देखना यार मैंने सही बनाया क्या, एक बार जरा देखो। x इंटरसेप्ट आएगा -2, y इंटरसेप्ट आएगा -3। हाँ यही आएगा भाई, ऐसी लाइन आएगी। और दूसरा, और दूसरा क्या? दूसरा है यहां थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में -2 और y आएगा ऐसे पॉजिटिव। तो ये लाइन आएगी यहां पर, इट बी दिस। और यहां पर जरा देखना ऐसी आएगी क्या, एक बार जरा चेक करो बे, ये आएगा क्या, जरा देखना। क्योंकि x भी नेगेटिव है, जरा देखना ऐसे ही ग्राफ आएगा। हाँ जरा देखो, ऐसे ही बनेगा ग्राफ, एक बार जरा चेक करो। ये ग्राफ बन रहा है, कुछ और बन रहा है? ऐसे ही बन रहा है। सही है यार। अगर 1 पे लिया, x और y दोनों पॉजिटिव, तो यही आएगा, क्योंकि इसके बाद तो x नेगेटिव, y इंटरसेप्ट नेगेटिव, ठीक है। ये वाला आएगा x नेगेटिव, y ये आ गया, और इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये आ गया, ठीक है। ये वाला आएगा यूं, और ये जो लाइन आएगी, यह जो लाइन आएंगी यहाँ पर, x आ गया -2 और y आ गया 4। हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बन रहा है, सही है बिल्कुल। यस, क्लियर है भाई? यस, दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट यू विल हैव। आई थिंक दैट इज क्लियर। तो इसलिए हमने क्या लिखा, पॉजिटिव। अब अगर देखो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, हाँ एरिया, हाँ ये थोड़ा रिपीट कर दें, आओ देख लो, आओ देखो बेटा। यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, ये लाइन पूरी की पूरी ऐसे बनती, देखो जरा, ये लाइन वैसे पूरी की पूरी ऐसे बनती, ये ऐसे बनती। लेकिन इसमें क्या, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो ये वाला पार्ट आएगा, अगर x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है ना? हाँ, अगर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। और ये वाला ग्राफ आता जब x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो सिर्फ ये लाइन पूरी ऐसे बनती, लेकिन x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये वाला पार्ट आएगा। फिर ये वाली लाइन पहले पूरी ऐसे बनती, लेकिन इसमें क्या लिखा है, थर्ड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y भी नेगेटिव, x नेगेटिव y भी नेगेटिव, किस पार्ट में आएगा, सिर्फ इस पार्ट में, तो ये वाली पार्ट आ गया। इस तरह से देखो आप, क्लियर हुआ भाई? चलो 6 बज गए ना? हाँ, क्लास कितने बजे देख लें जरा, शशांक जी से पूछ लेते हैं अगली क्लास कितने बजे है। अगर 6:15 होगी तो 5 मिनट एक बात और बता देंगे, फिर चलेंगे भाई, ठीक है? अगर शशांक जी फोन उठा लें तो, काफी बिजी रहते हैं। फिजिक्स की क्लास कितने बजे सर, शशांक जी? चलो ठीक है, ओके। 6:15 हो गई भाई, ठीक है। हाँ, अब एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। अगर मुझे ये एरिया निकालना है, तो आपको पता है ये एरिया बराबर होगा, यहां पूरा कर्व कहां है, x एक्सिस के ऊपर। कर्व कहां लाई करता है, x एक्सिस के ऊपर, और b a से बड़ा है, तो एरिया किसके बराबर होगा, इंटीग्रल a टू b y dx, यानी इंटीग्रल a टू b fx dx, और इंटीग्रल a टू b y dx कह दो, इंटीग्रल a टू b y dx। असल में हम ये कैसे करते हैं, जरा सोचो। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेते हैं यहां पर, एक छोटा सा हमने क्या ले लिया, एक स्ट्रिप ले लिया, वी टुक अ स्ट्रिप, और इस स्ट्रिप का बेस रखते हैं एक्स एक्सिस पर,
और इसकी विड्थ कितनी रखते हैं, dx। dx क्या है, ये विड्थ, और ये कितना है, y। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना हुआ सर, इस स्ट्रिप का एरिया हो गया y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। अब ये मानो इस स्ट्रिप को चलाओ a से b, और a से b कैसे चलाओ, ये छोटी बड़ी होती जा रही है, छोटी बड़ी। जैसे अभी यहां है, अभी ये स्ट्रिप इतनी बड़ी है, फिर यहां चढ़ाया, बड़ी होती है, बड़ी होती है, बड़ी होती है, पूरी आ गई। यानी स्ट्रिप को हमेशा इस तरह चलाओ कि इसका लोअर एंड कहां रहे, एक्स एक्सिस पर, अपर एंड कहां रहे, वाई एक्सिस, कर्व के ऊपर। और ये स्ट्रिप कैसी है, वर्टिकल स्ट्रिप है। ये कैसी स्ट्रिप है, वर्टिकल स्ट्रिप। इसका वर्टिकल स्ट्रिप का बेस हमेशा कहां रहेगा, वर्टिकल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप का बेस रहेगा एक्स एक्सिस पर, बेस ऑन एक्स एक्सिस, बेस हमेशा एक्स एक्सिस पर। और दूसरा इसका जो टॉप होगा वह हमेशा कर्व पर रहेगा, साइड अपोजिट टू बेस, साइड अपोजिट टू बेस ऑन एक्स, ऑन कर्व, ये हमेशा कर्व पर आएगी। और इसे कहां से कहां चलाएंगे, ए से बी। तो जो एरिया ये स्वीप करेगी, जो एरिया यह स्वीप करेगी, उस एरिया को, उस एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह, डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। बात समझ में आ गई भाई, यह बात क्लियर हो गई। अब अगर कर्व एक्स एक्सिस के नीचे आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें पता है डेफिनेट इंटीग्रल विल गिव यू अ वैल्यू विद अ नेगेटिव साइन, माइनस के साथ देगा। और अगर ये माइनस के साथ देगा, हाँ भाई क्या समझ में नहीं आ तेरी, ये कह रहा कुछ नहीं समझा, ये बोर्ड है, ये पीले रंग से लिखा हुआ है, ये सफेद रंग से लिखा हुआ है, ये डायग्राम है, ये छोटा dx एलिमेंट है, ये एक्स बराबर है, एक्स बराबर भी, भाई बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल मरा पड़ा है लैपटॉप के पास है बेटा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, इसमें एक्स और वाई दोनों वेरी कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है भाई, मरा पड़ा, कुछ समझ नहीं आ रहा, इसे इंग्लिश हिंदी कुछ समझ नहीं आ रही बिल्कुल है? हाँ, सुबह सुबह भांग का चार पराठे के साथ, गांजे के पराठे के साथ खा लिया था। अब जरा इंटीग्रल ए टू बी वाई डी एक्स, यहां पर क्या आएगा, ये इंटीग्रल नेगेटिव आएगा। तो अगर देखा जाए तो ये एरिया कितना होगा सर, वाई डी एक्स। फिर से इसमें स्ट्रिप का जो बेस रहेगा वो यहां रहेगा, और टॉप कहां, दूसरा एंड कर्व पर। और ये एरिया कौन सा स्वीप करेगी, ये वाला, लेकिन ये एरिया कैसा होगा, नेगेटिव। तो क्या लगा देगा, मॉड। तो क्या लगा देगा, मॉड लगा देगा, वी विल हैव अ मॉड। ठीक है, अगर तूने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रखा तो घंटा समझ में आएगा भी नहीं, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं वो गधे थोड़े ही हैं कि तू इतना चापू के बीच में कहीं से भी कूद जाएगा और तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। बोले हम तो रामानुजन है कतई, ऐसा नहीं होगा भाई। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप चैप्टर में बीच में कूद रहे हैं, आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, इनडेफिनेट नहीं पढ़ा, डेफिनेट भी नहीं पढ़ा ढंग से, तो भैया नहीं आएगा समझ में, आना भी नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि वो बच्चे बेवकूफ थोड़ी जो शुरू से पढ़ रहे हैं। और अगर कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, जैसे ये क्रॉस कर रहा है, इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट सी, तो आपको पता है ये एरिया तो पॉजिटिव होगा और ये एरिया नेगेटिव, तो इंटीग्रल सी टू बी सी टू ए, है ना। चलो बस इतना ही रखेंगे, दैट इज इट, थैंक यू एवरीवन, विल कीप इट टिल हियर। और आज हम कोई होमवर्क अभी नहीं देते, कल से होमवर्क देना चालू करेंगे। ठीक है, कल से होमवर्क देना चालू करेंगे। ठीक है भाई, तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड एज ऑफ टुडे। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में अपने उसी समय पर, जितने समय पर रोज मिलते थे। ठीक है, तो कल मिलेंगे भाई। और होमवर्क का सॉल्यूशन यहाँ लगा हुआ है, बाकी होमवर्क हम कल डिस्कस कर देंगे, जो भी आपके डाउट होंगे। तो आज हम कोई होमवर्क नहीं देंगे आपको। ठीक है भाई, आज कोई होमवर्क नहीं देंगे, कल देंगे, कल से देंगे। ठीक है, आरपीपी दे देते हैं, आरपीपी भी दे देते, चलो इंटीग्रेशन केसीएलएस, मतलब वो सॉरी केटीके और आरपीपी दोनों दे देंगे। ठीक है, 6 केटीके होंगे और आरपीपी होंगे 3 या 4, दोनों दे देंगे, दोनों।
ठीक है भाई, टाटा एंड बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में। और ये पढ़ के आना भैया, ये सब पढ़ के आना। कभी मुहा पढ़ के नहीं आया, मुहा मुहा बिना पढ़े आया ना तो मुहा के क्या कहूं बस। हाँ, मुहा पढ़ के आएगा, बिना पढ़े मत आना मुहा, समझ रहे हो बेटा मुहा। हाँ तो केटी के दे देंगे भाई, केटी के हैं 1 2 3 4, 4 केटी के हैं। सर झूठ बोल रहे, 4 कहाँ है, ये तो मतलब हाँ चूना लगा डाला, 4 बोल के 8 दे दिए। चलो भाई, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में, आरपीपी भी मिलेंगे, वो करके आना भाई। धन्यवाद, टाटा, थैंक यू, कर दो।